नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे DS स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट और करा चुका हूँ मैं हिंदी के, और हमने दोस्तों बाल विकास के भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर वो आपको देखने हैं तो MPTET के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 प्रश्न लिए जो आपकी परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न गद्यांश, पद्यांश और हिंदी की पेडागोजी और व्याकरण जो पूछी जाती है उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। दोस्तों अगर आप MPTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों एक गद्यांश दिया हुआ है 31 से लेकर 39 तक इस गद्यांश में प्रश्न दिए हुए हैं। तो दोस्तों गद्यांश को मैं नहीं पढ़ाऊँ क्योंकि काफ़ी लेंथी है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। गद्यांश में क्रिसमस के लिए राइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि दोस्तों गद्यांश में जो आपका राइस क्रिसमस शब्द जो आया है वो किस लिए आया है। ए, क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। बी, क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते हैं। सी, क्रिसमस के अवसर पर बहुत का बर्फ़ पड़ी थी। या फिर डी, क्रिसमस का असली नाम यही है। तो दोस्तों ये आपका जो गद्यांश से प्रश्न लिया हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना। तो दोस्तों जाड़े के दिनों में पानी का रिसना क्या है। ए, हमेशा ज़्यादा होता है। बी, इस बार ज़्यादा था। सी, कभी कभी होता था। या फिर डी, इस बार कम था। तो दोस्तों ये भी पैराग्राफ से ही क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस बार ज़्यादा था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। संतोष की क्या बात थी। ए, शाम को ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था। बी, सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था। सी, शाम को बारिश रुक गई। या फिर डी, शाम को बारिश कम होने लगी। तो दोस्तों संतोष की क्या बात थी, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक होगा, शाम को बारिश कम होने लगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पैराग्राफ के अंदर से ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ पैराग्राफ के क्वेश्चन आप वहाँ पर कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे पैराग्राफ के। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना ए, 22 दिसंबर की शाम से है। बी, 22 दिसंबर की सुबह से। सी, 24 दिसंबर की शाम से। या फिर डी, 24 दिसंबर की सुबह से। तो दोस्तों जाड़े के दिनों में जो पानी का रिसना है वो पैराग्राफ के अंदर किसके हिसाब से दिया हुआ है, तो इसका उत्तर नंबर होगा नंबर बी, 22 दिसंबर की सुबह से। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई। ए, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। बी, पानी नलों में जम गया था। सी, पानी फट गया था। या फिर डी, बर्फ़ धीमी गति से पिघल रही थी। तो दोस्तों पानी की आपूर्ति से क्यों नहीं हो पाई, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी नलों में जम गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ए, पहाड़ों का जीवन आसान है। बी, पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं। सी, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। या फिर डी, पहाड़ों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना काफ़ी कठिन होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाड़ कांपने वाली सर्दी से आशय है। तो दोस्तों हाड़ कांपने जो शब्द दिया हो, हाड़ काटने वाली शब्दी से, हाड़ कांपने वाली सर्दी से आपका क्या आशय है, देखते हैं दोस्तों। ए, होठ कांपने वाली सर्दी। बी, हाथ कांपने वाली सर्दी। सी, सिर कांपने वाली सर्दी। या फिर डी, हड्डी कांपने वाली सर्दी। तो दोस्तों हाड़ कांपने वाली सर्दी से आपका आशय है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हड्डी कांपने वाली सर्दी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्साह शब्द है। तो दोस्तों उत्साह कैसा शब्द है। ए, भाववाचक संज्ञा। बी, सकर्मक क्रिया। सी, गुणवाचक विशेषण। या फिर डी, संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों उत्साह जो हमारा शब्द है ये हमारा ए, भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों संज्ञा कैसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति का धर्म, गुण या व्यापार का बोध हो उसे दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ।
घर का बहुवचन रूप है? ए घरों, बी घर, सी घरे या फिर डी घराएं। तो दोस्तों घर का जो बहुवचन शब्द होगा यहाँ पर, ये घर शब्द का, ये होगा ऑप्शन नंबर बी घर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न 40 से लेकर 45 तक ये काव्यांश दिया हुआ है। 40 से लेकर 45 तक आपके इसी काव्यांश के अंदर से प्रश्न दिए हुए हैं। दोस्तों इसको भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे दोस्तों काफ़ी आपका टाइम बचेगा। चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न की तरफ। कवि को कोई कह रहा है कि, दोस्तों कवि को कोई क्या कह रहा है? ए बाधा को दूर रहना चाहिए, बी धरती और आसमान उसके लिए हैं, सी लक्ष्य अभी बहुत दूर है, या फिर डी अजानी हवा में उड़ो। तो दोस्तों कवि को कोई क्या कह रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी धरती और आसमान उसके लिए हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसी प्रकार के काव्यांश और गद्यांश आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जो 5 मार्क को आपका एग्जाम होने वाला है। कविता में 2 समानार्थी शब्द एक वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है? ए धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं, बी ना अवरोध कोई ना बाधा कहीं, सी ना संदेह कोई ना व्यवधान कोई, सी डी अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस कविता में जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ना अवरोध की ना बाधा कहीं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? ए दिशाएं, बी हवा, सी गगन या फिर डी दिगंतर। तो दोस्तों कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिशाएं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटिए। तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से जो शेष शब्द है ये भिन्न शब्द छांटने हैं। ए धरा, बी पथ, सी डगर या फिर डी राह। तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से पथ, डगर और राह तीनों हमारे समानार्थी शब्द हैं, और बचा हमारा ए धरा, ये हमारा भिन्न शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? ए आकाश, बी धरती, सी दिशाएं या फिर डी हवा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आकाश। कवि का विजय गीत आकाश गा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोई शब्द दिया हुआ है व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी अव्यय या फिर डी क्रिया। तो दोस्तों कोई शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से हमारा सर्वनाम शब्द है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, हिंदी में पेडागोजी भी पूछी जाती है 2 से 3 नंबर की। ए बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, बी उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, सी उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, या फिर डी उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए भाषा के व्याकरणिक नियम, बी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, सी भाषा की पाठ्य पुस्तक या फिर डी समृद्ध भाषिक वातावरण। तो दोस्तों भाषा सीखने के लिए हमारा डी समृद्ध भाषिक वातावरण ठीक होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा? ए व्याकरण का उपयोग, बी शब्द भंडार अभिवृद्धि, सी साहित्यिक समझ या फिर डी उच्चारण की स्पष्टता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्चारण की स्पष्टता। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो दोस्तों हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है? ए बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बी बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, सी बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना या फिर डी बच्चों को
भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कर कर सिखाना। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वाणी और लेखन में मूल अंतर क्या है? यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। ए चेतन स्वाभाविक, बी अचेतन स्वाभाविक, सी अचेतन कालबद्ध, या फिर डी सचेतन कालबद्ध। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सचेतन कालबद्ध। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों व्याकरण के ज्ञान का क्या उद्देश्य है? ए भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, बी भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना, सी व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, या फिर डी व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो दोस्तों व्याकरण के ज्ञान का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। ए विद्यार्थी को व्यक्तिगत के भरपूर अवसर, बी भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, सी अध्यापक का एकालाप, या फिर डी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना। तो दोस्तों जहाँ भी बच्चों को अवसर ज़्यादा दिए होंगे वही हमारा उत्तर ठीक होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में ए डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, बी बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं, सी सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, या फिर डी अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो दोस्तों जहाँ भी अवसर देने की बात आएगी बच्चे के लिए वही हमारा उत्तर ठीक होगा, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो पर्यावरण हो, या फिर हिंदी हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें बच्चों को अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। तो बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है? ए रटाई से मुक्ति, बी पाठ्यक्रम व्याप्ति, सी निष्पक्ष मूल्यांकन, या फिर डी विद्यार्थियों का हित। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, निष्पक्ष मूल्यांकन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या हैं? ए साध्य हैं, बी साधन है, सी एकमात्र संसाधन है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक हमारी एक साधन है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन कथन उपयुक्त नहीं है? ए मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, बी निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तु परिपक्वता का अभाव रहता है, सी क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है, या फिर डी वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। यह एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ए फरहीन को कोई बीमारी है उसका इलाज किया जाए। दोस्तों ऐसा नहीं है। फरहीन को कॉपी के पन्ने ख़राब करने की आदत है, उसे मना किया जाए। दोस्तों ये भी नहीं होगा इसका उत्तर। फरहीन अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए, या फिर डी फरहीन को कुछ न कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। फरहीन अपने मन की बात को अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों
सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है टीचर के लिए? ए भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी, सी भाषा कौशलों का ज्ञान, या फिर डी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ना क्या है? तो दोस्तों पढ़ना हमारा क्या है? ए पढ़कर अर्थ समझना, बी लिखित सामग्री का उच्चारण, सी स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, या फिर डी शब्दों को सही सही पहचानना। तो दोस्तों पढ़ना हमारे यहाँ पर एक पढ़कर अर्थ समझना है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। पढ़ने का प्रारंभ। तो दोस्तों पढ़ने का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से होता है? ए वर्णमाला से होना चाहिए, बी कहानियों से होना चाहिए, सी कविताओं से होना चाहिए, या फिर डी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो दोस्तों पढ़ने का आरंभ हमारे अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और DSS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट अब हमको आपको कराते रहें। तो दोस्तों जय